जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का और मतलब कि वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल चैप्टर का ये जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसका सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब आप लोग बोलोगे भैया क्वेश्चन बैंक तो हमारे पास भी है, तो हम उससे क्यों नहीं पढ़ लें? तो भैया आप क्वेश्चन बैंक से पढ़कर देखो, आपको 2 घंटा लगेगा, हम 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि वीडियोस जो होता है ना वो रिवीजन के लिए परफेक्ट होता है। इस वीडियोस को सेव करके रख लेना, अपने व्हाट्सअप पे शेयर कर लेना, क्योंकि फाइनल एग्जाम जिस दिन होगा ना उस दिन रिवीजन के लिए ये वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, हम लोग पूरा टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी हम बता देंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 1 फरवरी को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा हिंदी का, ये लास्ट वीकली टेस्ट होगा, इसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट फाइनल एग्जाम है। इसलिए और आप लोगों का ना कंबाइंड रिवीजन से सवाल वीकली टेस्ट में भी आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीकली टेस्ट में बैठ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीकली टेस्ट दे चुके होंगे और बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों का फिर फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा आज का इंपॉर्टेंट सवाल। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1478 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। क्या था उनके गुरु का नाम? वल्लभाचार्य था, याद रखिएगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1583 में, परसौली में। कहाँ पे हुआ था? परसौली में। जगह का नाम भी याद रखिएगा, परसौली में हुआ था। उनके काव्य की भाषा क्या थी? तो उनके जो काव्य हुआ करते थे तो वो ब्रज भाषा में हुआ करते थे, इसको याद याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है उनके काव्य में किन रसों का निखारा हुआ स्वरूप है? तो वात्सल्य और श्रृंगार। ये सवाल एग्जाम में आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई कैटेगरी का सवाल है, याद रखिएगा। उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसागर। ये याद रखना है आप सभी को, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए फिर आते हैं हम लोग तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो सवाल आप पहला सवाल देख रहे हैं कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? तो कृष्ण के प्रेम में। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको गोपियाँ किस कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो प्रेम की भावना रखती है, ये याद रखना है आप सभी को। कवि के अनुसार जो है गोपियाँ का स्वभाव कैसा है? तो भोला है। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव क्या है? भोला। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा। कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो उद्धव आए थे। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस पक्षी की तुलना जो है गोपियों ने स्वयं से की है? तो हारिल पक्षी की। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश लेकर आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को स्थिति कैसी हो गई थी? तो विरह की आग जैसी। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, उद्धव किसकी संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए थे? तो कृष्ण की संगति में रहकर प्रेम से अछूते रह गए थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। कौन है इस पाठ के रचयिता? तुलसीदास हैं, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो रामचरितमानस का अंश है, इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। शिव धनुष कैसे टूट गया था? तो केवल छूने मात्र से, यानी कि छूने से ही शिव धनुष क्या हो गया था? टूट गया था। राम लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर किस मुनि के साथ आए थे? यानी कि स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे ये लोग। देखिए, राम का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो सूर्य वंश से है, याद रखिएगा। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? तो परशुराम। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? तो परशुराम थे। सहस्त्र बाहु राम 100 रूपी मोरा। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है, तो अनुप्रास अलंकार है। ये सवाल एग्जाम में आता है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। शूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ में करनी चाहिए? तो युद्ध भूमि में करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, तुम कौ कालू हाक जनु लावा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो वीर रस की। किस रस की प्रमुखता है? तो वीर रस की प्रमुखता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है, उत्सा कविता के कवि कौन है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और कविता के जो कवि हैं उनका नाम तो पूछा ही जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। उत्सा कविता के कवि ने किसको संबोधित किया है? तो बादल को संबोधित किया है, इसको याद रखना है आप सभी को। उत्सा कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो बादल की तुलना कवि से किया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है? तो कवि बादल को गर्जन के साथ बरसने के, यानी कि गरज के साथ बरसने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट से आपका, उत्सा कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, गगन का क्या होता है? आकाश होता है पर्यायवाची, ये याद रखिएगा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है यह है हमारा, यह दंतुलित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो इसका है नागार्जुन। ठीक है, कौन है? नागार्जुन है, याद रखिएगा। इस कविता की व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? कौन सी कविता? यह दंतुलित मुस्कान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुस्कान यानी कि बच्चा, मुस्कान से आपको बच्चा याद रखना है कि बच्चों की मुस्कान जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इस बात से आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? कवि जो यात्री नाम से, कवि जो है मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति आशा का संचार हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो बच्चों की मुस्कान को देखकर। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। मृतक में भी जान डाल देगी, जान का क्या अर्थ होता है? तो हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि फसल कविता का जो कवि है वो कौन है? तो नागार्जुन है, इसको याद रखना है। काफ़ी अच्छा सवाल है। कविता के अनुसार जो है फसल किसका रूपांतरण है? तो सूरज की किरणों का। यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, फसल से सीधा संबंध किससे रहता है? तो किसान से रहता है। फसल का जो सीधा संबंध रहता है वो किसान से रहता है। फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो हवा के थिरकन का। किसका है? तो हवा के थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फसल कविता के कवि कौन है? तो कवि नागार्जुन है। और फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो फसल 2 प्रकार के होते हैं, रबी और खरीफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आसान है। और फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? तो किसान। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फसल किसका गुणधर्म है? ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वह है, संगतकार कविता का कवि कौन है? तो संगतकार कविता का कवि, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आप मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगतकार का जो अर्थ होता है वो होता है मुख्य गायक के साथ देने वाला गायक। ठीक है, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक हो जाएगा। उसके बाद है कि जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है? तब जो हौसला बढ़ाता है वो संगतकार ही बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मुख्य गायक का स्वर बैठने लगा तो ऊंची आवाज़ में गाने के कारण। किसके कारण? तो ऊंची आवाज़ में गाने के कारण बैठने लगा। कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसी भारी कहा था? तो मुख्य गायक के स्वर को चट्टान जैसा भारी कहा था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक का नाम क्या है? तो स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। नेताजी की मूर्ति कहाँ पे लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी मुख्य बाजार के चौराहे पर। कहाँ पे लगाई गई थी? तो मुख्य बाजार जो होता है ना, उसके चौराहों पर लगाई गई थी। नेताजी की मूर्ति में कैसे लग रहे थे? नेताजी मूर्ति में कैसे मासूम और कमसिन लग रहे थे, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवलदार साहब को कौन सी बात बुरी लग गई थी? तो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा था। चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? क्योंकि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर, है ना, एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी यानी कैप्टन को देखकर। हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों क्या है? देशभक्त है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते थे? सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, यानी वो सोचते थे कि कोई प्रशासन का अधिकारी आकर के इसको चश्मा पहना रहा है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मा को देखकर क्या उम्मीद लगती है? नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। ठीक है, क्या लगती है? नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? तो ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों की बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित होता था? तो प्रभु मिलन का भाव जो है उसमें निहित हुआ करता था। बाल गोविंद भगत जी का कौन सा व्यवसाय करते थे? तो वो खेती किया करते थे। क्या करते थे? खेती किया करते थे। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? क्योंकि बेटा जो उसका था ना वो सुस्त और बोधा सा था। तो कभी कभी पूछता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोधा सा था। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? ये भी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो कबीर पंथियों जैसी टोपी थी उनकी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। इस कार्य से भगत जी की किस विचारधारा का परिचय मिलता है? तो यहाँ पे रूढ़िवादी विरोध के प्रति प्रगतिशील विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूढ़िवादी विरोध के प्रति प्रगतिशील विचारधारा, ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बाल गोविंद भगत कद के कैसे थे? तो मंझोले कद के थे। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 के पार थी, है ना, 60 से ऊपर उम्र के थे। बाल गोविंद भगत पाठ का लेखक का क्या नाम है? काफ़ी अच्छा है, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या था? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडोल माला बांधे हुए थे? तो तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे हुए रहते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत गद्य लेखन की कौन सी विद्या है? तो रेखा चित्र है। कैसी विद्या है? तो रेखा चित्र है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि लखनवी अंदाज का लेखक कौन है? तो यशपाल। लखनवी अंदाज का लेखक कौन है? तो यशपाल है। लखनऊ जो है वो किस प्रदेश की राजधानी है? तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। ट्रेन में किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहे थे? तो सेकंड क्लास में लेखक जो है वो सफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका कि लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में लेखक यशपाल का जन्म हुआ था। लखनऊ अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो ये एक व्यंग है ना। ये क्या है? ये एक व्यंग है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? याद रखना है आप सभी को, सन 1931 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी के दो उपन्यासों के नाम आपको याद रखना है, आपकी बंटी और महाभोज। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाए कि आपकी बंटी का लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी। महाभोज का लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी। तो इस तरह से याद रखिएगा। मन्नू भंडारी के एक कहानी संग्रह का नाम लिखे तो त्रिशंकु। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिशंकु। मन्नू भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये सब याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है। यह कहानी यह भी पाठ के माध्यम से बताइए कि लेखिका को 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? यानी लेखिका से जो 2 साल बड़ी बहन थी वो थी सुशीला। ठीक है, याद रखिएगा। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विचारों की विभिन्नता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बालाल। क्या था? डॉक्टर अम्बालाल, याद रखिएगा। डॉक्टर साहब कौन थे? तो लेखिका के पिता के मित्र थे। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो काले रंग का होना। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मन्नू भंडारी के बचपन कहाँ बीता था? तो यहाँ उनका बचपन जो बीता था वो अजमेर में बीता था। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल। क्या नाम था उनका? शीला अग्रवाल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो लेखिका का माँ का स्वभाव था वो त्यागशील था। नेक्स्ट है आपका, अगले सवाल पे आइए। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? तो वे उसे देश की स्थिति के परिचित कराना चाहती थी, है ना। देश में क्या हाल है नहीं है। सन 46 से 47, याद रखिएगा, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। देश को स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? अपने अपनों के विश्वासघात के कारण। किसके थे? अपनों के विश्वासघात के कारण। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून के लावों में बदल दिया। ठीक है, यानी किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो शीला अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया था? तो गर्व। क्या अनुभव किया था? गर्व अनुभव किया था। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? तो स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व सामने आया है। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया था? आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के जीवन पर केंद्रित है। नौबत खाने में इबादत पाठ जो है वो किसके जीवन पर केंद्रित है? तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर केंद्रित है। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यतीन्द्र मिश्र। कौन है इसका? यतीन्द्र मिश्र, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ में हुआ था? बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो शहनाई वाद्य यंत्र के वादक थे। इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है आपका पूजा। ठीक है, यानी कि पूजा करना। बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर के नौबत खाने में। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर के नौबत खाने में। शुशिर वादों में शाह की उपाधि किस वाद्य यंत्र को प्राप्त हुई थी? शहनाई को। मुस्लिम समाज के लोग पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो मुहर्रम को। यानी कि कौन से पर्व को वो लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो मुहर्रम को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है माता का आंचल पाठ, और उस पाठ का लेखक में बचपन का नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। ठीक है। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था, याद रखिएगा। ठौर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ठौर शब्द का अर्थ होता है आपका स्नान। क्या होता है? स्नान अर्थ होता है, ये याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, बचपन में लेखक का किसका तिलक लगता था? बचपन में लेखक जो है किसका तिलक लगाता था? तो भभूत का। किसका तिलक लगाता था? भभूत का तिलक लगाता था। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो बम भोला। क्या बन जाते थे? बम भोला। चिरौरी करना का क्या अर्थ होता है? तो विनती करना। चिरौरी करने का अर्थ होगा विनती करना। बुढ़वा बैमान मांगे करेला का चोखा, ये कहकर
कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था, तो मूसन तिवारी को। किसको चिढ़ाया था, तो मूसन तिवारी को। अमोला किसे कहते हैं, तो अमोला कहते हैं आम का उगता हुआ पौधा को। ठीक है, किसको कहते हैं, आम का उगता हुआ पौधा को। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, तो पिसी हुई हल्दी। क्या लगाया था, पिसी हुई हल्दी। भोलानाथ किसको देख कर सिसकना भूल जाते थे, तो खेल के साथियों को, यानी खेल में साथियों को देख कर सिसकना भूल जाते थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का लेखक कौन है। एक पाठ जो है वो क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, याद रखिएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के किस शहर का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो गैंगटोक शहर का वर्णन किया गया है। गैंगटोक का क्या अर्थ होता है, तो गैंगटोक का अर्थ होता है आपका पहाड़, याद रखना है। गैंगटोक में श्वेत पत्रिकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है, तो ये जो फहराई जाती है शोक के अवसर पर फहराई जाती है। किसके अवसर पर, शोक के अवसर पर। लेखिका ने गैंगटोक को किस शहर को कहा है, तो मेहनत काशों का बादशाह है ना। किसका शहर कहा था, मेहनत काशों का बादशाह, तो मेहनत काशों का बादशाह को कहा गया है। ठीक है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी, तो सम्मोहन। क्या जगा रही थी, सम्मोहन जगा रही थी। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वो बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है। तो सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है, तो हिमालय पर्वत की चोटी का नाम है। ये बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। जितेंद्र नार्गे की जीप किसकी तस्वीर लगी हुई थी, जितेंद्र नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। नेक्स्ट है आपका, कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड। कौन सी फिल्म की, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। मशगूल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो व्यस्त। क्या होता है, व्यस्त होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर अभी इस वीडियोज़ के माध्यम से विजिट कर रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखें। यदि आपका नाम रवि है तो आप रवि लिखें, और स्पेस देकर के अपने शहर का नाम, यदि आप रांची के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर रांची जरूर लिखें। इस तरह का कॉमेंट जरूर करें जिससे हमें ये पता चल सकता है कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।